हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिपेश पांडे पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने, जिसमें हम वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और डेली हम ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, राइट। तो इंग्लिश का एक पूरा कंप्लीट आपको पैकेज यहाँ पर मिल रहा है। तो उसी कड़ी में आप लोगों की डिमांड पर मैंने द हिंदू का एक और आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, और एक और आर्टिकल लेकर के मैं आज आपके लिए आया हूं, राइट। तो यहां पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे बहुत सारे वोकैब, बहुत सारी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत ही कम टाइम में एक होलसम आपको मैं सेशन देने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आप लोगों का क्या, आप लोगों से मेरी बस क्या उम्मीद है, बस इतनी उम्मीद है ना कि पूरा देखना सेशन को, भले ही स्पीड बढ़ा करके देख लेना आप, लेकिन सेशन को पूरा देखना। कहां पर किस सेंटेंस में आपको क्या सीखने को मिल जाए आप नहीं जानते हैं, कहां पर क्या चीज काम आ जाए। तो आप लोगों को पूरा यूटिलाइज करना है। वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ी मैं नहीं करने वाला। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर में ज्यादा से ज्यादा सीखें और अपने टाइम का सही यूटिलाइज करके जाएं, और बाकी चीजें अपना जो है वो भी पढ़ाई पर फोकस करें, राइट। चलिए, तो मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मेरा नाम दिपेश है और मैं सीजीएल में सिलेक्टेड हूं। मैं चाहता हूं यार आप लोग भी सिलेक्ट हो, इसीलिए मुझसे जो हो सकता है मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, और आपसे जो आपके पार्ट पर होना है वो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो मेहनत आपको करनी है और मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं जितना मुझसे हो सकता है। चलो, आज की जो आर्टिकल है द हिंदू से मैंने लिया है, और ये द नो योर इंग्लिश करके एक आर्टिकल आता है जिसमें आपको कोशिश की जाती है कुछ वोकैब और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने की। चलिए पढ़िए। मिस्टर अलवर कन्नन, ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दीमापुर नागालैंड, वांट्स टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मिस्टर अलवर कन्नन जो कि ऑफिसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दीमापुर नागालैंड में, राइट। ये जो कॉमा कर करके बताया है ना, ये मिस्टर कन्नन को ही, इन्हीं के बारे में, इन्हीं का एड्रेस बता रहा है, और इस तरीके से आप बता सकते हो किसी का भी एड्रेस। तो ये इनके बारे में कह रहा है, ये जो मिस्टर है ना, वांट्स टू नो, ये जानना चाहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जो फॉलोइंग सेंटेंसेस लिखे गए हैं इनमें से कौन सा सही है। ही इज टॉलर देन आई, या फिर ही इज टॉलर देन मी। तो आई और मी यहां पर देन के बाद में क्या आना चाहिए ये बता रहे हैं। तो इनका कहना है ही इज टॉलर देन आई इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कह रहे हैं ये जो सेंटेंस है टॉलर देन आई, जिसमें आई लिखा गया देन के बाद, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश। इसका यूज आप लोग फॉर्मल इंग्लिश में करते हो। फॉर्मल, इसका अपोजिट क्या होगा, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, जो कन्वर्सेशनल होता है, जो आपका कोलोकियल होता है, स्पोकन इंग्लिश होती है, वो कहते हो इनफॉर्मल। तो फॉर्मल जो राइटिंग में आप यूज करते हो, राइट, जो मतलब आप लिखने में यूज करते हो ऑफिशियल काम काम के लिए, या फिर मतलब जहां पर आप पूरा ध्यान रखते हो शब्दों का और सेंटेंसेस का, राइट। बट इन कन्वर्सेशनल इंग्लिश, कह रहे हैं कि वैसे तो फॉर्मल इंग्लिश में ये ठीक होता है, लेकिन कन्वर्सेशनल इंग्लिश में मी इज यूज्ड, मी का यूज करते हो। यू वुड साउंड रादर पेडेंटिक, आप ज्यादा पेडेंटिक दिखोगे, नॉलेजेबल दिखोगे। इफ यू सेड, अगर आप कहोगे ही इज टॉलर देन आई, राइट। कह रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस जो है टॉलर देन आई, देन के बाद आई लगा करके ज्यादा अच्छा, मतलब वो जाए इंप्रेशन जाता है, ज्यादा नॉलेजेबल आप दिखोगे। ही इज ओल्डर देन मी, सी इज स्मार्टर देन मी, इस तरीके के सेंटेंस यूज होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, राइट। लेकिन एसएससी के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एसएससी में क्या मानती है, एसएससी फॉर्मल वाली मानती है, यानी कि वो आई वाला मानती है, राइट। तो ये ध्यान रखना अगर आता है। चलिए, मिस नलिनी नारायण, 2/5 13 क्रॉस स्ट्रीट, शास्त्री नगर, मद्रास, वांट्स टू नो। अच्छा, अब ये भी कुछ जानना चाहती हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ जानना है। वेदर द सेंटेंस वी शुड प्ले आउट ऑफ डोर्स, कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस सही है। द सेंटेंस इज फाउंड ऑन पेज 46, ये सेंटेंस जो है वो कहां पर है, पेज नंबर 46 पर है। किस बुक के, साइंस की बुक के, नहीं, किस बुक के, बुक का नाम बताया, साइंस इज फन, कैपिटल लेटर में यूज किया, दिस इज प्रॉपर नाउन, है ना। तो साइंस इज फन, ये जो बुक है ना, इसके पेज नंबर 46 पर ये जो सेंटेंस है वो है। अच्छा, ये कौन सी बुक है जिसको प्रेस्क्राइब किया गया है, प्रेस्क्राइब्ड यहां पर देखो थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पर, राइट। पास्ट का पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेस्क्राइब्ड इस बुक के बारे में बता रहा है ना। यहां पर ऐसे कह सकते थे, साइंस इज फन विच इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 2। तो विच इज न लगा करके क्या करते हैं, पार्टिसिपल का यूज करके डायरेक्ट उसके बगल में लिख देते हैं, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो कौन सी बुक जिसको प्रेस्क्राइब किया गया है, सजेस्ट किया गया है क्लास 2 के लिए,
किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, है ना, सीबीएसई द्वारा जिसको सजेस्ट किया गया है। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ डोर्स इज नॉट यूज्ड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो लाइन है ना, आउट ऑफ डोर्स जो यहां पर यूज कर दिया है, तो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ डोर्स का यूज ना इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हम लोग नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं वी शुड प्ले आउटसाइड, आउट ऑफ डोर्स की बजाय हम आउटसाइड। आप यही कहना चाहते हो ना कि हमें बाहर खेलना चाहिए, तो बाहर खेलना चाहिए ये कहने के लिए आउट ऑफ डोर्स कहने की जरूरत नहीं है, आउटसाइड कह दो, आपका काम हो जाएगा। इट इज ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है टू से, ये कहना आउटडोर एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स, लेकिन ये कहना नहीं ठीक है कि आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज, आउट ऑफ डोर गेम्स, राइट। समझ में आ गई बात कि आउट ऑफ डोर्स जो है ना, ये नहीं यूज करते हैं हम क्या यूज कर देते हैं? आउटसाइड यूज कर देते हैं उसकी जगह पर, यहां, राइट। और कह रहे हैं कि आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स ये होता है, लेकिन आउट ऑफ डोर गेम्स, आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज ये नहीं सही होता। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, मिस्टर दीपक अग्रवाल 48/3 पीडब्ल्यूडी कॉलोनी जोधपुर वांट्स टू नो, वो जानना, अब देखो इनको भी कुछ जानना है, क्या जानना है? द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग, ये जो नीचे लिखे गए ना इनके बीच में अंतर, वो जानना चाहते हैं। कलेक्शन, एग्रीगेशन और कांग्लोमेरेशन, इनके बीच में क्या अंतर होता है? बहुत ही बढ़िया है, आपको यहाँ पर ना फिल इन द ब्लैंक या क्लोज टेस्ट, वहां पर ये चीजें मिलती हैं और वहां दिक्कत आती। आज ये बात सीख के जाना, ठीक है। कलेक्शन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, कांग्लोमेरेशन क्या होता है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, वहां पर मैंने ये पीडीएफ दिया था और उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो देखने के पहले एक एफर्ट आपने यहाँ पर किया होगा पूरा समझने का, और अगर आपने समझा था तो यहां पर मेरे साथ में देखो कि क्या कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्या कुछ आप भी सीख सकते हो। तो वो कलेक्शन, एग्रीगेशन और कांग्लोमेरेशन, इसके बीच में डिफरेंस जानना चाहता है। तो कलेक्शन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होती है? थिंग, है ना, वस्तुएं। तो वस्तुओं का समूह होता है दैट हैव बीन कलेक्टेड, जिनको कलेक्ट किया गया है, एंड दैट बिलोंग टुगेदर, और ये एक दूसरे से संबंधित है, राइट, इनका एक दूसरे से संबंध है। देयर इज अ होमोजेनिटी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन, अभी देख रहे हो, होमोजेनिटी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है? ऑब्जेक्ट्स में आपस में क्या है? होमोजेनिटी है। जो कलेक्शन में, एक कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट रखी गई हैं उनके बीच में समानता है, राइट। अच्छा, होमोजेनिटी का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा हेट्रोजेनिटी। मेरे भाई इसकी स्पेलिंग आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ई के बाद में आई फिर टी वाई, राइट, हेट्रोजेनिटी। अब देखो बात समझ में आ गई। कलेक्शन का यूज हम लोग कब करते हैं? जब एक समान चीजें जो होती हैं उनको एक साथ कलेक्ट करते हो तो कलेक्शन हो जाता है। ही हैज अ फाइन कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, है ना, तो स्टाम्प्स का जो कलेक्शन है, मतलब सारी स्टाम्प्स ही हैं, राइट। तो हो सकता है वो अलग अलग स्टाम्प हो, लेकिन वो स्टाम्प जो है मतलब है सारी स्टाम्प, राइट। तो एग्रीगेशन मीन्स, एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? एग्रीगेशन मीन्स अ नंबर ऑफ सेपरेट थिंग्स ब्रॉट टुगेदर, अलग अलग चीजें जो है जब एक साथ लाई गई हैं बड़ी संख्या में या समूह में। इन एग्रीगेशन द एम्फेसिस इज, एग्रीगेशन में जो जो एम्फेसिस है, मतलब जो फोकस किया गया है, वो कहां पर है? ऑन द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, राइट। तो जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उन पर आपका फोकस है। कलेक्शन में ओवरऑल बता रहे थे कि स्टैम्प का उसके पास शौक है, लेकिन जब एग्रीगेशन की बात करते हो तो इसका 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 इन इन चीजों का उसको शौक है, राइट। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, हो सकता है कि इनमें भी थोड़ी बहुत होमोजेनिटी रहेगी, लेकिन अभी देखना जो कांग्लोमेरेशन होगा, कांग्लोमेरेशन, अच्छा, लर्निंग इज द एक एग्जांपल है। लर्निंग इज द एग्रीगेशन ऑफ मेनी मेंस सेंटेंसेस एंड एक्ट्स। बता रहा है कि लर्निंग जो होती है ना, मतलब जो सीख होती है, जो शिक्षा होती है ना, ये एग्रीगेशन होती है, मतलब कि ये कलेक्शन हो गई तरीके से बहुत सारे लोगों के सेंटेंसेस एंड एक्ट्स का, है ना। बहुत सारे लोग जो बिहेवियर जैसा करते हैं और जो उनकी सेंटेंसेस होती हैं, जो उनकी बातें होती हैं, उन सब का जो एग्रीगेशन है, जो उनका मिला करके एक साथ जब उनको करते हो तो वो चीज बन जाती है एक लर्निंग, एक सीख। एग्रीगेशन इज लेस होमोजीनियस, मतलब होमोजेनिटी इसमें भी है, बट इट इज लेस होमोजीनियस देन कलेक्शन, राइट। कलेक्शन में सारी एक जैसी चीजें होंगी, एक ही चीज होगी सारी, लेकिन एग्रीगेशन में आपने क्या किया? सेपरेट थिंग्स थी, अलग अलग चीजें थी। अच्छा, कॉन्ग्लोमेरेशन
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ नंबर ऑफ थिंग्स और पार्ट्स स्टक टुगेदर इन अ मास। कॉन्ग्लोमेरेशन में बहुत सारी चीजें या बहुत सारे हिस्से एक साथ स्टक होते हैं, मतलब एक साथ जो है रखे जाते हैं इन अ मास, मतलब बड़ी संख्या में। अब देखो स्टक एक ये वर्ड आया ना, यहां पर सीख लो। अब यहां पर सीखने के लिए ऐसे है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे आती रहती हैं। स्टक, सॉरी स्टिक हो गया फर्स्ट फॉर्म इसका, स्टक हो गया सेकंड फॉर्म, और बताना थर्ड फॉर्म में आपसे जानना चाहता हूं। थर्ड फॉर्म दो चीजें होती हैं, अब इनमें से आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या होना चाहिए, स्टिकन होता है या फिर स्टक होता है, राइट? आप लोग बताना। और मुझे एक बात बताना, यहां पर स्टक क्या ये सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है? मैंने हिंट दे दिया है, तो आप लोग बताना क्या ये थर्ड फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, मैं ये भी जानना चाहता हूं। कमेंट करके बताना, ठीक है? कमेंट करके बताना, मुझे समझ में आएगा कि आप ग्रामर में भी कितना सीख पा रहे हैं, आप अभी कहां तक हैं। तो कांग्लोमेरेशन का मतलब होता है अ नंबर ऑफ थिंग्स और पार्ट्स स्टक। कौन से पार्ट? जो स्टक हैं, मतलब एक साथ रखी गई हैं, स्टक टुगेदर इन अ मास, बड़ी संख्या में। तो कांग्लोमेरेशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी तक देखो वो क्या थी, उनमें थोड़ी, जैसे एग्रीगेशन में सेपरेट थिंग्स थी लेकिन थोड़ी समानता थी, और कलेक्शन में पूरी समानता थी। अब ये क्या है, पूरी तरीके से हेट्रोजीनियस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार के चीजों का कलेक्शन, राइट? अलग अलग प्रकार के चीजों का कलेक्शन। आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझ जाओगे। जैसे जब कलेक्शन कह रहे हो ना, जब आप एक तरह के स्टाम्प एक साथ रखोगे तो कलेक्शन कहोगे। अब स्टाम्प ही रखोगे लेकिन अलग अलग तरह के स्टाम्प रखोगे, स्टैंप रखोगे, तो वो जो स्टैंप होंगी वो क्या हो कि उनका कलेक्शन क्या कहलाया? वो कहलाया एग्रीगेशन। लेकिन आपने क्या किया, स्टैंप रख लिया, आपने कुछ और चीज रख लिया, लेटर रख लिया, आपने मान लो कुछ भी अलग अलग चीजें ऐसे रख ली, पेन भी रख लिया, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रख ली, मतलब कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जब आपने एग्रीगेशन में रखा था तो थी तो स्टैंप ही, एटलीस्ट इतना संबंध था उनमें। अब अलग बात है कि अलग अलग स्टैंप थी, राइट? और कलेक्शन में एक ही स्टैंप रही होगी, मान लो एक ही तरह का स्टैंप बहुत सारा। लेकिन जब आप कांग्लोमेरेशन में कहोगे तो क्या होगा, स्टैंप होगा, स्टैंप के साथ पेन होगा, लेटर होगा, और क्या हो सकता है, और बहुत सारी वो हो सकती हैं आपकी, मतलब बहुत सारी इस तरीके से हो सकता है, पेन, पेंसिल, बुक हो गई, और इसके अलावा पेपर्स हो गए। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई, वो स्टैंप तक बात नहीं रही। तो हेट्रोजीनियस पूरा मिक्सचर हो गया, ठीक है? तो देयर वाज अ कांग्लोमेरेशन ऑफ पीपल। अब कह रहे हैं कि लोगों का कांग्लोमेरेशन था फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब लोगों का एक समूह वहां पर था जो कि अलग अलग हिस्सों से, दुनिया भर से आए हुए लोग थे, राइट? तो कांग्लोमेरेशन कह रहा है मतलब कि लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंट 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 टाइप के लोग थे, वो एक जैसे लोग नहीं थे, राइट? चलो, मिस्टर आर वरदराजन, फर्स्ट पुथेन स्ट्रीट, त्रिवेंद्रम, वांट्स टू नो। अब देखो एक पर्सन है, अब देखो ये भी जानना चाहते हैं, इनका ये एड्रेस है, ये क्या जानना चाहते हैं कि क्या जो वर्ड है होमेज, इसका यूज आप कर सकते हो फॉर बोथ द लिविंग एंड द डेड। कहने की जो लिविंग है और डेड है, क्या दोनों के लिए होमेज का यूज हम लोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यस, वी कैन। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? जो पहला एग्जांपल है देखना, दे पेड होमेज, उन्होंने होमेज दिया। होमेज मतलब क्या होता है आगे बताया है। दे पेड होमेज टू द जीनियस ऑफ कालिदासा, कालिदास की जो जीनियस है, जीनियस मतलब क्या? जीनियस मतलब क्या? उनकी जो आर्ट है, उनकी जो प्रोडक्शन है, उन्होंने जो चीजें प्रोड्यूस करी, उनके जो पोएट्स पोएम्स हैं, उनकी जो प्लेज हैं, है ना, मतलब वो कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे, वो चीजें जो उन्होंने लिखी थी, दैट इज हिज जीनियस, दैट इज हिज मास्टरपीस। तो वो मास्टरपीस जो है ना, उसको क्या किया गया? होमेज दिया गया, पे किया गया, होमेज, राइट? तो अब यहां पर जो होमेज पे किया गया, ये नॉन लिविंग चीज है, राइट? ये कालिदास को होमेज नहीं पे किया गया, उनकी जो मास्टरपीस है, उनकी जो जीनियस है, यानी कि उनकी जो आर्ट है, उसको होमेज दिया गया। फिर अब कह रहे हैं ही वांट्स अदर्स टू पे होमेज टू हिम। अब वो चाहता है दूसरों से कि वो भी क्या करें?
होमेज मतलब कि अब जो भी होता है होमेज आगे बताया है। होमेज मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए अप्रिसिएशन, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, है ना। तो दूसरे लोग भी उस चीज को रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, होमेज पे करें उनको। अब यहाँ पर लिविंग के लिए कर दिया, पहले सेंटेंस में नॉन लिविंग के लिए था, यहाँ पर लिविंग के लिए होमेज कर दिया, राइट। पे होमेज टू द जीनियस, यहाँ पर पे होमेज टू हिम, राइट। तो होमेज मीन्स क्या होता है, रेवरेंशियल रिगार्ड, रेवरेंशियल रिगार्ड। रेवरेंशियल क्या होता है, रेवरेंशियल इज रिलेटेड टू रेवरेंस। रेवरेंस क्या होता है, ये होता है रेस्पेक्ट। रेवरेंस मैं लिखता हूं, रेवरेंस क्या होता है, ये होता है रेस्पेक्ट, राइट। ये होती है एडमिरेशन, रेस्पेक्ट। तो कह रहा है रेस्पेक्टफुल बिहेवियर जो है, मतलब रेस्पेक्टफुल रिगार्ड जो है उनके लिए रखना चाहिए ना। अच्छा नहीं, होमेज का मतलब बता रहा है रेस्पेक्टफुल रिगार्ड या फिर रेवरेंशियल रिगार्ड। फ्लैटरिंग अटेंशन, अब यहां पर एक वर्ड है फ्लैटरिंग, यहां से क्या सीख सकते हो, दिस इज फ्लैटरिंग अटेंशन। फ्लैटरिंग अटेंशन से क्या सीख सकते हो, कैसा अटेंशन, फ्लैटरिंग होती है चापलूसी, बटरिंग, है ना, किसी की बटरिंग करना, चापलूसी करना। इसके लिए और क्या वर्ड आता है, इसके लिए वर्ड आता है ऑब्सेक्वियस, एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये सीख लो, स्पेलिंग ध्यान देना, है ना। तो ऑब्सेक्वियस भी एक वर्ड है, चापलूस, और मतलब आप किसी के लिए ओवर प्रेज करते हो, उसको आप कहते हो फ्लैटरिंग, राइट। तो फ्लैटरिंग अटेंशन होता है या फिर रेवरेंशियल रिगार्ड होता है, ये चीज होती है होमेज। अच्छा, ये पब्लिश किया गया था द हिंदू में 1 दिसंबर 1987 में। देख रहे हो कितनी पहले की ये आर्टिकल था। उस चीज को यहाँ पर क्या किया गया है, आपके सामने रखा गया है कि आप यहाँ से कुछ सीखें इंग्लिश, ठीक है। आई होप मैंने आपको कुछ सिखा पाया हूं मैं। और ध्यान देना, मैंने आपसे जो कहा था ये बताना मुझे, स्टिक के जो फॉर्म है ये आप लोग बताना, राइट, कि स्टिक, स्टक, इसके बाद क्या करना चाहिए, स्टिकन करना चाहिए या स्टक करना चाहिए। अगर स्टक करना चाहिए तो दोनों स्टक हो गया, तो ये वाला स्टक क्या है, ये वाला स्टक थर्ड वाला फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, आपको बताना है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, आपको ये भी बताना है, राइट। आई होप आप लोगों ने कुछ आप लोगों ने कुछ सीखा है अपने से पढ़ने में, और यहाँ पढ़ने में कुछ अगर डिफरेंस महसूस हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप सही चीजें सीखें, एट लास्ट वो चीज इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं वोकैब पर भी काम कर रहा हूँ, आप लोगों को देता रहूंगा वोकैब भी। आई होप, मुझे ऐसा लगा कि आज की इसी वीडियो में आपको कुछ वोकैब मिल जाएगी और यहाँ पर कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। आप लोग कह भी रहे थे कि सर द हिंदू का आर्टिकल दीजिए, तो मुझे लगा कि ये एक ठीक आर्टिकल है आपको देने के लिए, थोड़ा इजी भी है लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग यार अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और थोड़ा शेयर करो, थोड़ा और लोगों को जोड़ो, अपने साथियों को, अपनी परिवार को थोड़ा बड़ा करो। और इसके अलावा जो यूट्यूब पर अपनी फैमिली है, अभी कितने लोग हो गए हैं, 350 लोग हो गए हैं, तो यार इसको थोड़ा सा और शेयर वेयर करो वीडियो को, और लाइक करो वीडियो को। ऐसे ही ये लगातार मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा आपको सिखा सकता हूँ, जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखो होता क्या है ना, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। आप हो सकता है इंग्लिश पढ़ोगे, थोड़ा सा आज वर्क कर लोगे, फिर हफ्ते भर छोड़ दोगे, 2-4 दिन छोड़ दोगे, फिर से उसके बाद 4 दिन बाद फिर से जगोगे। यहाँ पर मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं डेली सिखाऊं, डेली आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करें, राइट। स्टेप बाय स्टेप ही इंसान चलता है, ऐसा नहीं होता कि आप सीधे उड़ करके आसमान में पहुंच जाएंगे। एक एक सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके जरूर एक दिन उस ऊंचाई को छुएंगे आप, ठीक है, जरूर सफल होंगे। चलिए ठीक है, यहीं पर मैं एंड करता हूँ क्लास को। थैंक यू आप लोगों को, मिलते हैं कल की अगली क्लास में। और कल सुबह 8 बजे अपनी जो एडजेक्टिव की क्लास 2 है वहां पर भी आप लोग आना, ठीक है। आज की क्लास अगर नहीं किया है तो कर लो, और एडजेक्टिव कल कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।